हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 228 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? गेटले, गिलक्राइस्ट, जॉन सीले, गार्नर। तो आंसर हो जाएगा जॉन सीले। जॉन सीले जो हैं वो निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखते हैं, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो 52 नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्वान है जो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? ए है हॉल, बी है स्पेंसर, सी है मैकआइवर, डी है डुगवी और ई है ए और डी दोनों। तो आंसर आपका ए और डी दोनों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हॉल और डुगवी जो हैं उनके अलावा सीले हैं, ये तीनों का मानना है कि भूमि जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इनमें से ए और डी आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए आप। राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व हैं, जिनमें क्या है? जनसंख्या है, निश्चित सरकार है, निश्चित भूभाग है तथा प्रभुसत्ता है। तो राज्य के आवश्यक तत्व में कौन कौन सम्मिलित है? जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और प्रभुसत्ता। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डिगवी, जिसे हम डिगविट भी कहते हैं, और तथा हाल आदि ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। इसलिए विकल्प जो ई है वो सही होगा। यहाँ पे ई रहना चाहिए, ए हो गया है, इसलिए विकल्प क्या है? ई सही है। यहाँ पे ई कर लीजिएगा दोस्तों, ये त्रुटि हो गई है टाइपिंग, यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, ई विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि आपका हाल भी है और डिगविट जो है या डुगवी जो है वो हैं जो मानते हैं कि जो निश्चित भूभाग है वो क्या है? राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ई इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आपका 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? ऊपर वाला एक क्वेश्चन है, तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा? इसमें देखिए, सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, बिलोवी है। तो नहीं माना है, इसमें भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 53 का आंसर बिलोवी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? बिलोवी के साथ जाएगा। आपका आंसर डी हो जाएगा, बिलोवी भी हैं। तो इसमें देखिए व्याख्या इसका, बिलोवी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। मतलब कि जो बिलोवी हैं उन्होंने भी भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो इस प्रकार 4 हो गए हमारे, सीले हो गए, इनको याद रखिए दोस्तों, सीले महोदय हो गए, डुगवी हो गए, डुगवी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डुगवी हो गए, और इसके बाद बिलोवी हो गए, बिलोवी, और इसके बाद ये हैं, और इसके बाद क्या है? हॉल है, हॉल। इसको आप 4 नाम याद रखिएगा। नंबर 1 ए, नंबर 2 ए, नंबर 3 हो गया ये, नंबर 4 है। ये लोग क्या मानते हैं ना कि जो भूमि है वो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। इसमें सीले, डुगवी, बिलोवी और हाल का नाम प्रमुख है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है आपका। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हीगेल, बी है गार्नर, सी है जोड़ और डी है बोसांक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा। हीगल का एक कथन है। हीगल महोदय कहते हैं कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए उपलब्ध है कि वह राज्य का क्या है? सदस्य। ऐसा हीगल महोदय का मानना है। व्याख्या देख लीजिए आप। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही प्राप्त कर सकता है या होकर ही पाता है। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? किसने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेथम ने कहा है, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल, और ये पेपर 2000 में पूछा गया है पीजीटी में। तो आंसर आपका हीगल हो जाएगा दोस्तों। हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ऐसा हीगल महोदय का मानना है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। व्याख्या देख लीजिए। हीगल का जो कार्यकाल दे रहा है वो 1770 से 1831 तक दे रहा है। ये इनका जीवन काल है, तो इसको याद रखिएगा। हीगल 1770 से 1831 तक एक जर्मन दार्शनिक थे। हीगल कहाँ के थे? तो जर्मन दार्शनिक थे। इसे आदर्शवाद का प्रमुख वस्तु और सामाजिक संस्था विचार तत्वों की अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में उन्नायक माना जाता है। इसी संदर्भ में इनको उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त में हीगल ने कहा है कि आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त कुछ इसमें त्रुटि हो गई है दोस्तों। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या हो गया आगे देख लेते हैं। इसके व्याख्या थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, तो उसी को संशोधन किया गया है। तो हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व अभिव्यक्ति हैं। इस जगत की समस्त जो वस्तुएं हैं और सामाजिक संस्थाएं हैं वो क्या है? विचार तत्व की क्या है? अभिव्यक्ति हैं। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसी के अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। इसके अनुसार क्या है? राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक किसने माना है? तो हीगल ने माना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। यह क्या है? ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। ये सब कहना किसका है? तो हीगल महोदय का कहना है राज्य के बारे में। आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? देखिए क्वेश्चन कैसे बदल बदल कर पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन का, बस उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा दोस्तों। आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, और ये तो हम कभी पढ़े नहीं हैं। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझ लिए, आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हीगल। क्या आंसर हो जाएगा? हीगल महोदय ने ये कहा है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, पद चिन्ह है, ऐसा हीगल महोदय का मानना है। इनका व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पदक्षेप है। अवतरण भी कह सकता है, पदक्षेप भी कह सकता है। तो हीगल के अनुसार जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? अवतरण है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स, तो इनके पुस्तक का क्या नाम है? द फिलॉसफी ऑफ राइट में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। मानवीय चेतना का विराट रूप किसने कहा है? तो हीगल ने कहा है। हीगल ने अपनी किस पुस्तक में जो मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है राज्य को? तो द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में कहा है। आगे देखते हैं। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है। राज्य जो है चेतना की क्या है? साकार प्रतिमा है, ऐसा हीगल मानते हैं। इसीलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। इसीलिए जो राज्य का कानून है वह वस्तुपरक चेतना का क्या है? मूर्त रूप है। अतः जब कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। जो कानून का पालन कर रहा है वही क्या है? स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया है। व्यक्ति को विरोध का अधिकार किसने नहीं दिया है? तो आंसर हो जाएगा हीगल ने। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे। जो मुसोलिनी थे वो इटली के मुसोलिनी, वो किससे प्रभावित थे? तो हीगल के इसी विचार से क्या थे? प्रभावित थे। इसीलिए हीगल को फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि किसे फांसीवाद का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है? तो वो माना जाता है हीगल को, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अगला देखते हैं आपको।
राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पद क्रम है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर आपको मालूम हो गया, हीगल आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ये भी क्वेश्चन आपको मालूम हो गया होगा, इसका भी आंसर क्या है? हीगल हो जाएगा और जीआईसी पेपर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किस विचारक का है? तो ये भी किसका है? हीगल का है। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, 2011 में ये भी क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? किसने समाज को ईंट कहा है और राज्य को क्या है? सीमेंट कहा है, ये आपको बताना है। आशीर्वादी ने, गिलक्रिस्ट ने, गेटले ने, गार्नर ने, और ये पीजीटी 2010 में पूछा गया है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा, आशीर्वादम ने जो समाज को है उसको ईंट की संज्ञा की दिया है और राज्य को क्या है? सीमेंट का संज्ञा दिया है, क्योंकि जो ईंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो राज्य है वो सीमेंट नामक है, जो अलग अलग होते भी है उनको एक जगह रख रहा है, जोड़ रहा है, इसीलिए जो राज्य है वो क्या है? सीमेंट है, ऐसा आशीर्वादम लाल का मानना है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लीजिए, कुछ और क्लियर हो जाएगा आपका। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीतिक विज्ञान, उनके पुस्तक का नाम क्या है? तो राजनीतिक विज्ञान, इसको याद रखिएगा। अपनी पुस्तक राजनीतिक विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा की है। इसमें टिप्पणी करते हुए इन्होंने लिखा है कि ईंटों की दीवार में ईंट यदि समाज है, यदि ईंटों की दीवार में ईंट यदि समाज है, तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य जो ईंटों को अपनी सतह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने लिखा है। बारकर महोदय क्या लिखे ये देख लीजिए, बारकर यहाँ पे, तो इन्होंने लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है। जो समाज है वो किसके द्वारा कायम रखा जाता है? तो राज्य द्वारा कायम रखा जाता है, और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, ये कहना है बारकर महोदय का। तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको निकल रहे हैं, इनको आप जरूर नोट कर कर चलिएगा। आगे चलते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह परिभाषा बताना है किसकी है। ऑप्शन ए है गार्नर की, बी है सीले की, डी सी है रॉबर्ट डहल की, डी है गेटले की। तो आपका 61 का जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा जो दोस्तों, गेटले की। ये परिभाषा जो किसने दिया है? तो रॉबर्ट डहल ने दिया है। रॉबर्ट डहल का मानना है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति होगी, शासन अथवा समस्त अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा रॉबर्ट डहल की है। व्याख्या में वही है, उपयुक्त परिभाषा रॉबर्ट डहल की है। आगे चलते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औचित्य शक्ति है, औचित्यपूर्ण शक्ति है, क्या है? प्रभाव है, ज्ञान है, धन है, सत्ता है। अगर औचित्यपूर्ण है, न्यायपूर्ण है, तो वो शक्ति किस प्रकार की शक्ति है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, सत्ता है। सत्ता जो होता है औचित्यपूर्ण होता है, तो ऑप्शन आपका सी डी सही हो जाएगा, सत्ता। ऑप्शन डी सही है आपका, सत्ता, और जीआईसी में पूछा गया पेपर है, क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए, सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। जो सत्ता है उसको औचित्यपूर्ण शक्ति भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। सत्ता के निर्णयों को लोग स्वभावतः पालन करते हैं। स्वभाव से जो सत्ता निर्णय लेती है, जो शासन में लोग रहते हैं, उनका लोग क्या करते हैं? पालन करते हैं, क्योंकि इसका आधार वैधता है। सत्ता किसी ऐसे शक्ति अथवा व्यक्ति की हो सकती है जिसमें बुद्धिमत्ता, योग्यता और विवेकशीलता के गुण हो। आगे देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन है।
मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरे का मिश्रण है। इनमें से कोई नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ए। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है, ऐसा मैकियावेली का मानना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। हॉब्स की भांति मैकियावेली ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है द प्रिंस में मनुष्य के स्वभाव का चित्रण किया है। द प्रिंस में इन्होंने, मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है? तो द प्रिंस है, और उसी में मनुष्य के स्वभाव के बारे में इन्होंने चित्रण किया है। मैकियावेली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण भय है। द प्रिंस में मैकियावेली ने लिखा है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं, वरना स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं, ऐसा मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में लिखा है। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चा चरित्र दिखाते हैं, मतलब अच्छा चरित्र दिखाते हैं जब उनको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। तो ये सब बातें मनुष्य के बारे में किसने बोला है? तो मैकियावेली ने बोला है। तो किस पुस्तक में? द प्रिंस में बोला है। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? निम्नलिखित में से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया। तो मैकियावेली को कौन से विचार प्रभावित किए हैं ये बताना है। नैतिकता और राजनीति की पृथकता, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐसा ऐतिहासिक विधि, सभी। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। सभी जो है वो आंसर आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का। व्याख्या देखिए आपका। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीतिक विज्ञान के जन्मदाता हो गए और मैकियावेली अपने युग का शिशु से सुशोभित हुए। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान है का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया। आगे चलते हैं दोस्तों। 65 नंबर क्वेश्चन। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? तो आंसर आपको दिख गया होगा, मैकियावेली ने। अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो 65 का जो आंसर है दोस्तों वो बी आपका सही हो जाएगा। मैकियावेली ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन जो कुछ समय में करा दिए गए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पे बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो बनाते रहें। दोस्तों धन्यवाद। नमस्कार।